हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में गढ़जात की पहाड़ियों तक समझा हुआ था, आज थोड़ा हम लोग दंडकारण्य के पठार के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम साउथ दक्कन प्लेटू की बातें करेंगे। तो हमारा टॉपिक है दंडकारण्य का पठार। देखिए यहाँ दंडकारण्य प्लेटू है ना, यानी कि दंडकारण्य के पठार के बारे में हमें समझना है। दंडकारण्य पठार, इस पठार के बारे में अगर आप समझें तो यह पठार भारत के कई राज्यों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि उड़ीसा से ही छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। यानी कि यह क्षेत्र इन राज्यों में विस्तारित है, ताकि आपको ये समझ आए कि इतने राज्यों में इसका विस्तार होने के बाद यहाँ कुछ मुख्य चीज़ें हैं, जिनमें से आपको मिलेगा दो इम्पॉर्टेंट यहाँ लौह अयस्क के भंडार पाए गए हैं। ठीक, तो लौह अयस्क भंडार, लौह अयस्क भंडार याद रखें, यही दो पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो ये इसमें है एक बैलाडीला, बैलाडीला और अबुझमार, अबुझमार। ठीक, ये लौह अयस्क के भंडारण है और यहाँ से जो है तो लौह अयस्क निकाले जाते हैं। तो ये दो आपको याद रखनी है। दूसरा, यहाँ आपको जैसे आप गोदावरी नदी है, महानदी है, इनके आपको अपवाह मिलेंगे। क्या अपवाह तंत्र भी मिलेंगे। गोदावरी हो गई, गोदावरी, महानदी, इनके आपको अपवाह मिलेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि एक जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। कौन सा? चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इरावदी नदी पर है, और इसकी खास बात यह है कि इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा बोलते। तो ये शब्द आपको याद रखना है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को बोलते हैं, वह है चित्रकूट जलप्रपात, और यह जो स्थित है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, और इनकी अपनी, इन नदियों की अपनी जो है तो ट्रिब्यूटरी है, कि इस पूरे क्षेत्र को दंडकारण्य के पठार के नाम से जानते हैं। बात करें हम लोग साउथ दक्कन प्लेट्यू का, कौन सा है हमारा साउथ दक्कन प्लेट्यू। अगर पहले क्लासेस नहीं देखे होंगे, वो पहले क्लासेस आप देख लेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि आखिर हम लोगों ने कितने भाग में कैसे कैसे इनको डिवाइड किया है ना, ताकि आपको स्पष्टता समझ आए। साउथ दक्कन प्लेट्यू, साउथ दक्कन प्लेट्यू में भी हम लोगों ने काफ़ी पठार, इसको काफ़ी भागों में डिवाइड किया था, जैसे कि इनको अलग अलग भागों में कर्नाटका प्लेट्यू, ओके, ऐसे ही तेलंगाना प्लेट्यू, यहाँ आप लिख लें आंध्र प्रदेश का आंध्रा प्लेट्यू। ठीक, कौन सा? आंध्रा प्लेट्यू, आंध्र प्लेट्यू। ऐसे ही आप लिख लें तमिलनाडु, तमिलनाडु प्लेट्यू, है ना। अब इनमें से ये जो अपना कर्नाटका प्लेट्यू है, कर्नाटका प्लेट्यू को दो भागों में विभाजित किया जाता है।
उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, ये इसी को आपको मिलेंगे ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। ठीक, उत्तरी भाग दक्षिणी भाग आपको मिलेंगे। इनमें से एक भाग अधिक ऊंचा है और एक भाग निम्न नीचा। स्पष्टता आपको इनके नाम याद रखने हैं। तो इसमें से एक भाग को बोलते हैं मलन। क्या? मलन, या इसी को मलनाद बोलते हैं। ठीक, इसी को मलनाड बोलते हैं। ये ना है, इसे स्पष्टता आप समझेंगे, या मलनाड। इस भाग में आपको पहाड़ी मिलेगी, बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या? बाबा बुदन की, बाबा बुदन हिल्स। इस बाबा बुदन हिल्स की में आपको मिलेगा कॉफ़ी उत्पादन। आपको यहाँ कॉफ़ी उत्पादन मिलेगा। ऐसे ही इसमें एक मुख्य जो है, तो इसकी प्रमुख चोटी जो है इस दक्कन प्लेट, इस कर्नाटका प्लेट्यू की, और वह है कुंद्रमुख। कुंद्रमुख जो कि इसकी एक तो हाईएस्ट पीक भी मानी जाती है, यानी कि सबसे ऊंची कर्नाटका के पठार की, अगर पूछा जाए कि कर्नाटका के पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम बताएं तो वह है कुंद्रमुख चोटी। ऐसे ही इस चोटी में आपको लौह अयस्क मिलता है। क्या मिलता है? लौह अयस्क, लौह अयस्क मिलता है। और हमने बताया है कि मैग्नेटाइट मिलते हैं, मैग्नेटाइट आयरन ओर निकाला जाता है। ऐसे ही इस भाग में आपको बेंगलोर का पठार या बेंगलुरु, मैसूर का पठार, ठीक, मैसूर का पठार, ये पाए जाते। यह जो है तो अधिक ऊंचा होता है, ये पार्ट अधिक ऊंचा है, तुलनात्मक रूप से यह कम ऊंचा क्षेत्र पाया जाता है। तो याद रखना। और इस क्षेत्र को बोलते हैं मैदान। क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं। तो याद रखना कि मैदान क्या है और मलनाड क्या है। ये सिर्फ यही पूछेगा आपसे कि मैदान क्या है और मलनाड क्या है। ये चीज़ आपको याद रखना कि ये किस पठार से संबंधित है, ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। और कुंद्रेमुख सबसे हाईएस्ट पीक किसकी है? तो कर्नाटका प्लेट्यू की। आंध्रा प्लेट्यू जो है, इस आंध्रा प्लेट्यू को दो भागों में विभाजित करके देखा जाता है। एक है तेलंगाना और दूसरा है रायलसीमा का, रायलसीमा प्लेट्यू। ठीक, इनका जो विभाजन करती है, इनके विभाजन का एक रिवर है, एक रिवर प्रवाहित होती है और उस रिवर का नाम है कृष्णा नदी। यह कृष्णा नदी इनको दो भागों में विभाजित करती है। तो कृष्णा नदी के जो ऊपर का भाग है, ऊपरी भाग, उस ऊपरी भाग में तेलंगाना है, जबकि निचले भाग में आपको रायलसीमा का पठार मिलेगा। इस तरह करके इनका अपना विभाजन है। और इनमें क्या है, इसमें तेलंगाना पठार में ही आपको कावेरी नदी मिलेगी। जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी यहाँ कावेरी नदी आपको इसी मिलेगी। कावेरी नदी का जो अपवाह तंत्र है आपको इसी क्षेत्र में मिलेगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी यह, इसकी बड़ी खास बात ये है कि जो ये दक्षिणी सह्याद्री है और इधर का ये जो पार्ट है, जिसे हम बोलें कि तेलंगाना का जो मैदान है, जो पूर्व तटीय क्षेत्र है, ये जिसे आप कोरोमंडल भी कहते हैं, इनके मध्य का जो ये क्षेत्र है, इनके जो मध्य का ये वाला जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र आपस में लिंक करता है, जोड़ता है। तो ये दो क्षेत्रों के मध्य का क्षेत्र है और इसी क्षेत्र को बोलते हैं तमिलनाडु का पठार। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें एक रॉक पाई जाती है, चार्नोकाइट।
आपको ये इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखना कि चार्नोकाइट रॉक किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये चार्नोकाइट रॉक्स पाई जाती है इस क्षेत्र में। और एक रिवर यहाँ प्रवाहित होती है जिसे बोलते गायत्री रिवर। इसकी खास बात क्या है कि यहाँ एक गैप है, पालघाट गैप। यह पालघाट गैप जो है तो इन दोनों के मध्य में जो रिवर प्रवाहित होती है वो लिंकअप करती है। तो यहाँ इसी क्षेत्र से पालघाट गैप का भी संबंध है, इस क्षेत्र को याद रखें, यानी कि तमिलनाडु और केरल को जोड़ती है। आर्कियानियोग्वीन इसमें भी रॉक्स पाई जाती हैं। तो इस तरह करके ये जो है तो हमारा साउथ दक्कन प्लेट्यू है, जो कि प्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी आधार पर आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न आपको डायरेक्ट यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ये बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।